तो देश में एक तरफ किसान आंदोलन एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्री अब कहीं ना कहीं बीजेपी के नेताओं द्वारा ही घेरे जा रहे हैं। तमाम जगह पर किसानों के मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी, जो कि सत्तारूढ़ दल है, उसके नेता हो या फिर विपक्ष के नेता, लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को प्रभावी कदम उठाने की तरफ आगे यहाँ पर सुझाव देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि शिवराज सिंह चौहान, जिनके गृह राज्य मध्य प्रदेश में भी किसानों की परिस्थितियां जो है वो इतनी इस वक्त जो है दयनीय है कि किसानों को उनकी फसल की जुताई के लिए खाद्य उर्वरक नहीं मिल पा रहे हैं, और ऐसे में जो खाद्य उर्वरक नहीं मिल पा रहे हैं तो किसान परेशान, हताश, निराश दिखाई देते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के गृह क्षेत्र बुधनी में ही कांग्रेस पार्टी के जो मध्य प्रदेश इकाई के प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो वहां पहुंच जाते हैं। किसानों के बीच जाकर कहते हैं तो किसान कहते हैं कि हमें बिजाई के लिए बीज और खाद उपलब्ध नहीं हो रहा है। कृषि मंत्री होने के नाते भी शिवराज सिंह चौहान इलाके की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ जीतू पटवारी ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम आने वाले वक्त में किसानों की मांग को प्रमुखता के साथ उठाएंगे और सरकार को विवश कर देंगे कि उनकी फसल को यहाँ पर एमएसपी पर खरीदने का काम किया जाए और किसान की जो समस्याएं हैं उनका तुरंत निवारण भी किया जाए। इसके साथ साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मध्य प्रदेश में किसानों की परिस्थितियों को लेकर के गंभीर रूप से चिंतित है। उन्होंने कहा कि 10 साल अब पूरे हो जाएंगे जब लगातार कृषि मंत्री जो है मध्य प्रदेश से बनते आ रहे हैं, और मध्य प्रदेश के किसानों की जो परिस्थितियां हैं उससे कहीं ना कहीं हमें ये सबक लेना चाहिए कि आखिरकार जब देश के कृषि मंत्री का गृह राज्य ही इस तरीके की मुश्किलों में फंसा हुआ है तो फिर देश के अन्य राज्यों के किसानों की क्या परिस्थितियां रहेगी। दिल्ली बॉर्डर के चारों तरफ यहाँ पर किसानों का जमकर तांता देखने को मिल रहा है। गाजीपुर और नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं। दूसरी तरफ हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर भी किसानों और सुरक्षा बलों के बीच जो है खींचतानी का माहौल चल रहा है। पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। जगदीप धनखड़ की जो फटकार लगी है उस पर भी चर्चा करेंगे। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे देखते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का वो भाषण, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि किसानों की जो परिस्थितियां हैं, करीब 80 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए हैं और अभी भी दयनीय बनी हुई है। जब तक किसान ग्रोथ नहीं करेगा तब तक देश ग्रो नहीं कर सकता है। किस तरीके से देखते हैं इस बयान को और उसके बाद किसानों की परिस्थिति? देखिए, बिल्कुल दिनेश जी, और यही बीजेपी सरकार है जो कुछ समय पहले कहा करती थी किसानों को आय हम दुगनी कर देंगे। जरा आप पूछिए जाकर 2022 का टारगेट था, और देखिए आज हम 24 के अंत में बात कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि सरकार जो है अपने वायदों से कहीं ना कहीं पीछे तो हटी है। उसने जो कहा था कि भाई पूरा करेंगे वो कहीं भी पूरा होता हुआ दिनेश जी नजर नहीं आया। आपने उपराष्ट्रपति जी का जिक्र यहाँ पर किया, धनखड़ जी का, जिस तरह की बात उन्होंने कही। देखिए दिनेश जी, जाहिर बात है कि सब पार्टी पॉलिटिक्स होती है, राजनीति में सब लोग होते हैं, लेकिन जो जरूरी मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, जो देश की इकोनॉमी से जुड़े हुए मुद्दे हैं और देश के जो आखिरी पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं, तो आपको पार्टी पॉलिटिक्स से आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। और धनखड़ जी ने जो बात कही है वो बड़ी जिम्मेदारी से उन्होंने बात कही है, क्योंकि अपनी सरकार के ऊपर इस तरह से तंज कसना मेरे ख्याल में एक बड़ी बात हो जाती है। और लेकिन यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि वो जिस पद पर है उस पद की गरिमा का ध्यान रखते हुए उन्होंने जिस तरह सरकार से एक तरीके से रिक्वेस्ट किया, सवाल किया है कि भाई कब तक हम किसानों की जो बेबसी है उस पर सिर्फ बात करते रहेंगे, कब तक हम उनकी समस्याओं को कह सकते हैं हल नहीं करेंगे, और कब तक सिर्फ दिलासों के सहारे हम सरकारों को या जो भी हम शासन प्रशासन उसको चलाते रहेंगे। आप जरा देखिए, इस समय चाहे पंजाब हरियाणा के किसान हो, उत्तर प्रदेश के किसान हो या और तमाम जगह के किसान हो, मध्य प्रदेश के किसान हो, जिस तरह की स्थिति में जीने को मजबूर है, क्योंकि बीजेपी लगातार इस बात को कह रही थी कि भाई किसानों के मुद्दे हम बहुत जल्दी सुलझा लेंगे, किसानों के मुद्दे हम बीच में नहीं छोड़ेंगे। और बड़ी उम्मीद के साथ में कृषि मंत्री के तौर पर इस बार जो है शिवराज सिंह चौहान को कह सकते हैं पदभार दिया गया कि भाई सीनियर लीडर हैं, जानकार हैं, 3-4 बार मुख्यमंत्री रह चुके मध्य प्रदेश के। लेकिन जरा हालात आप देखिए, मध्य प्रदेश में खुद किसान जहां परेशान हैं, तो सोचिए जब उनके गृह राज्य के किसान अगर इस तरह का दुखड़ा रोते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह की परेशानी में कहीं ना कहीं अपना को घिरा हुआ पा रहे हैं, तो दिनेश जी बाकी देश का क्या हाल होगा? क्योंकि अगर मूलभूत चीजें ही किसानों को प्राप्त नहीं होंगी तो सवाल तो यहाँ पर उठते हुए नजर आते हैं कि भाई आखिर जो कृषि मंत्री हैं क्या वो झारखंड में प्रचार करने के लिए बने हुए हैं, या जो किसानों की समस्या है उनको सुलझाने के लिए यहाँ पर उन्होंने पद ग्रहण किया है? किसानों का जिस तरीके से जो रोष प्रदर्शन है
उस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी संसद में खड़े होकर के कहा जी। है कि सरकार निरंतरता से काम जी। कर रही है, लेकिन बार बार सरकार में शामिल उन लोगों की तरफ से सरकार के ऊपर सवाल उठाया जाना, जी। क्या ये मोदी सरकार के इस तीसरे कार्यकाल पे कोई इम्पैक्ट डाल पाएगा? क्योंकि ये भी ध्यान रखना होगा जी। कि पूर्ण बहुमत की सरकार जी नहीं है। देखिए बिल्कुल, और इसमें दो राय की बात नहीं है दिनेश जी। आप देखिए कि जब हमने 22-23 में जो देखा पूरा किसानों का आंदोलन, हमने 21-22 में देखा, और जाहिर बात है कि 2024 में भी हम लगातार किसानों की जो नाराजगी है वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर ये मानकर चलना पड़ेगा कि बीजेपी ने जो बातें कही थी, जिन चीजों को लेकर अपने आप को आगे बढ़ाया, और देखिए किसान अभी भी बीजेपी से बड़ी उम्मीद लगाए हुए हैं, क्योंकि आप देखिए हरियाणा में एक तरीके जो किसान थे उनके खिलाफ बीजेपी सरकार में क्या कुछ नहीं हुआ, गोलीबारी हुई, यहाँ तक कि मौतें हुई, जो रास्तों में एक तरीके कीले बिछा दी गई, व्यवधान उत्पन्न किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर बीजेपी सरकार चुनकर आती है। तो अब इससे ज्यादा बीजेपी को और क्या चाहिए? जो मांगे, जो मुद्दे हैं, उनको बैठकर बात करनी चाहिए। आप देखिए जब भी किसान दिल्ली आने की बात करते हैं, आप देखिए बड़ी बड़ी दीवारें लगा दी जाती है रास्तों में, कटीले तारों की वो कर दी जाती है, कीले लगा दी जाती है। तो ये सब तो जो चीजें नजर आती है कि क्या वाकई किसान हमारे देश के हैं और कोई मांग को रोकना चाहूंगा यहाँ पर, क्या विपक्ष कमजोर साबित हो रहा है पिछले 10 सालों में? देखें बिल्कुल, क्योंकि किसान नेताओं की तरफ से बार बार यही सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि इस वक्त जो देश का विपक्ष है वो कमजोर है, क्योंकि यदि विपक्ष मजबूत हो तो फिर किसान को इस तरीके से सड़क पर ना आना पड़े और सड़क पर ये लाठियां खानी ना पड़े। बिल्कुल दिनेश जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है, विपक्ष कमजोर है क्या? देखिए दिनेश जी, आपको याद होगा 2014 से पहले अगर 10 रुपए भी सिलेंडर का दाम बढ़ता था, तमाम विपक्षी जो दल थे उस समय के, खासकर बीजेपी, वो सड़कों पर आकर बैठ जाती थी। आपको याद होगा कि पीएम जो उस समय के थे मनमोहन सिंह, उनको चूड़ियां भेजा करते थे। तो इस तरह की चीजें हो रही, अपने आप को पूरी तरह से एक्टिव रखे हुए थे लोगों के बीच। कहीं ना कहीं ये उन्होंने धारणा बना दी कि जो मौजूदा सरकार है, ये आपकी जो उम्मीदें उन पर खरा नहीं उतर सकती। लेकिन जिस तरह से आप बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि बीते 10-11 सालों की बात करें, तो जाहिर बात है दिनेश जी, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है कि किसानों के मुद्दे, जिस तरह के ज्वलंत मुद्दे हैं और जरूरी मुद्दे हैं, उनके साथ में विपक्षी दलों का मजबूती के साथ में खड़े नहीं होना कहीं ना कहीं उनकी एक तरीके से जो चीजें दर्शाता है कि भाई यहाँ पर वो प्रभावित तरीके से बातों को नहीं रखें। देखिए ट्विटर के जरिए अब राजनीति नहीं होगी, आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा। राहुल गांधी बड़े नेता हो सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच जब तक वो नहीं जाएंगे, तब तक कह सकते हैं देश का जो पीएम बनने का ख्वाब है वो उनका ख्वाब रहेगा। क्योंकि देखिए जब भी उन्होंने बाहर निकलकर राजनीति की, यानी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कहा बिल्कुल 42-43 सीटें उनके पास थी, 100 के आसपास चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर कि डबल से भी ज्यादा उनके पास सीटें आ जाती है। और यहाँ पर किसानों का मुद्दा, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। 60-70% आज भी हमारे जो इकोनॉमी है वो कृषि आधारित है। तो यहाँ पर अगर किसानों के साथ भी अगर ये विपक्षी दल खड़े हो जाए तो बीजेपी के लिए हालात को संभालना मुश्किल हो जाएगा, और कहीं ना कहीं दबाव बीजेपी के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपको याद होगा राहुल गांधी ने एक बात कही थी, बस मैं ये खत्म कर रहा हूँ, कि जो 3 कृषि कानून है उनको बीजेपी को वापस लेना पड़ेगा। तो देखिए राहुल गांधी की बात कहने की सही साबित हुई, लेकिन अगर उसको वो जोर शोर से लेकर जाते तो शायद चुनावी मुद्दा बन सकता। बिल्कुल। एक छोटी सी प्रतिक्रिया मध्य प्रदेश पर लेना चाहूंगा। जीतू पटवारी ने यहाँ पर बुधनी में आरोप लगाया है कि प्रशासन की तरफ से लापरवाही की गई, जिसके चलते बुधनी विधानसभा सीट को जीत लिया गया है। और जीतू पटवारी राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बढ़ती नजदीकियां क्या संकेत दे रही? छोटी सी प्रतिक्रिया। देखिए बिल्कुल जाहिर बात है, सिंधिया का जिक्र आपने कर दिया। देखिए जिस तरह से संसद में राहुल गांधी के साथ में उनका फोटो वायरल हुआ, उसके बाद से हर कोई ये बात कह रहा है कि भाई क्या सिंधिया की वापसी कांग्रेस में हो सकती है? दूसरा बड़ा प्रश्न निकल के आता है कि विजयपुर में जिस तरह से सिंधिया तो एक बार भी नजर नहीं आए और आपस में बीजेपी नेताओं के बीच में घमासान मचता हुआ दिखाई पड़ा। एक तरफ कहा जा रहा है कि उनको बुलाया गया, उनकी तरफ से कहा जा रहा है बुलाया नहीं गया। ये तमाम जो चीजें निकल के आती हैं वो ये आती हैं कि यहाँ पर सिंधिया का भी क्या रुख कांग्रेस पार्टी की तरफ है। जीतू पटवारी ने भी ये बात कही कि भाई बीजेपी में सिंधिया की बात को नहीं सुना जा रहा है। तो एक भूमिका बनती हुई नजर आ रही है कि क्या यहाँ पर 2029 चुनाव से पहले, जो खासकर लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं, कोई बड़ा खेल यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। उससे पहले अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में 4 साल के आसपास विधानसभा चुनाव भी होने वाले, तो क्या उससे पहले सिंधिया कांग्रेस पार्टी खेमे को ज्वाइन कर सकते हैं? तो अगर दिनेश जी ऐसा होता है तो आप ये मानकर चलिए बीजेपी के लिए अपना दामन बचाना मुश्किल पड़ सकता है। दरअसल आप देखेंगे 3 हिंदी भाषी राज्यों में भले ही कांग्रेस पार्टी हारी हो और तेलंगाना को उसमें जोड़ दें तो वहां पर जीत मिले, और सब वोटों का कैलकुलेशन करें तो कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले, बीजेपी को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले। इसका मतलब वोट शेयर जो है लगभग दोनों पार्टियों का बराबर है। लेकिन जिस तरीके से जो यहाँ पर
चुनावी नतीजे सामने आए हैं, उन्होंने एक नजर में देखा जाए परिणामों ने यहाँ कांग्रेस पार्टी को निराश जरूर किया, लेकिन वोट बैंक को बचाने में यहाँ पर कामयाबी हासिल की। हमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखना ये होगा मध्य प्रदेश की राजनीति में सबसे बड़ी कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अब क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के रास्ते ही पहुंचने वाले हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।